आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर असेंबली तहलील करके गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सबको हैरान कर दिया, वो भी तब जब रियासत में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो रही थी। एक जानिब पीडीपी ने कांग्रेस और एनसी के साथ मिलकर हुकूमत साजी का दावा पेश किया, तो दूसरी जानिब सज्जाद लोन ने बीजेपी की ताईद हासिल होने का दावा किया था। दोनों फरीक ने खुतूत भी गवर्नर को रवाना किए, मगर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली तहलील करके जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब इस पूरे मामले पर वजाहत, हमले और जवाबी हमलों का दौरा है। क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में, सियासी किस तरह की हलचल है और अब क्या कुछ इसका नतीजा निकलेगा, कब इंतखाबात होंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में असरे 9 असेंबली इंतखाबात की बिसात बिछ गई है। इंतखाबात की ये बिसात रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक के असेंबली को तहलील करने के फैसले के नतीजे में बिछी है। गवर्नर ने जिस हड़बड़ी में असेंबली को तहलील करने का फैसला किया और अपने फैसले के लिए जो वजूहात बयान की हैं, इन पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। असेंबली तहलील करने का गवर्नर का फैसला इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि पीडीपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही थी। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर को हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए फैक्स करने की कोशिश की, लेकिन फैक्स मशीन खराब होने के सबब फैक्स नहीं हो सका। पीडीपी जराये का कहना है कि गवर्नर से फोन पर राब्ता कायम करने की भी कोशिश की गई, जो नाकाम रही। इसी दौरान गवर्नर ने रियासती असेंबली तहलील करने का हुक्म जारी कर दिया। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली तहलील करने के अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा कि ये रियासती आवाम के ऐन मफाद में है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में सियासी जमातें अरकान की खरीदो फरोख्त की कोशिशों में मसरूफ थीं। 15-20 दिन से रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस को डराया जाना, धमकी दिया जाना और बहुत तरह के अंडरहैंड काम चल रहे थे। और उसमें जो लोग ये आज कह रहे हैं, महबूबा जी ने खुद मुझे एक हफ्ता पहले फ़ोन करके कहा कि मेरे एमएलएस को एनआईए के डर से डराया जा रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर रुपए का लालच दिया जा रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग 20 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। गवर्नर साहब के पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ मनी फॉर इंजीनियरिंग डिफेक्शंस हैड टू बी स्टॉप्ड। लेकिन अब हम तो 3 सियासी पार्टियां एक साथ आई, हमारे खिलाफ तो ये इल्जाम लग नहीं सकता कि यहां कहीं पैसे का असर इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन हमारी चिट्ठी के बाद जो दूसरी चिट्ठी गई, जिसमें क्लेम किया गया कि हमारे पास 16 एमएलए हैं या 18 एमएलए हैं या जितने एमएलए की क्लेम की गई उस चिट्ठी में, गवर्नर साहब ने उस पर कहा है कि दिस इज हॉर्स ट्रेडिंग एंड हिज रिपोर्ट्स आर मनी वाज चेंजिंग हैंड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने राजभवन की फैक्स मशीन खराब होने पर भी सवाल उठाया और अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त की कोशिश को भी जांच का मौजू बताया। और ये अजीब सा फैक्स मशीन है, ये ऐसा फैक्स मशीन है जो कि इशारे पे ख़राब हो जाता है और फिर इशारे पे चलना शुरू हो जाता है। ये कैसा फैक्स मशीन है कि लेटर ऑफ क्लेम फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन वो फैक्स नहीं आता, लेकिन लेटर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली वो फैक्स जो है चला जाता है। राज्यपाल महोदय ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करके बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल महोदय के इस निर्णय का स्वागत करती है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर तालिबानी राज स्थापित करने की कोशिश की। गवर्नर के जरिए असेंबली तहलील किए जाने के कदम को पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी जीत से ताबीर किया है। उनके इस बयान को गहराई से समझने की जरूरत है। असेंबली तहलील के अपने फैसले के दिफा में गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये कहना है कि पीडीपी और एनसी तो पहले से ही असेंबली तहलील किए जाने का मुतालबा कर रही थी। तो ये सवाल पैदा होता है कि अगर गवर्नर को असेंबली को तहलील करना ही था
तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतालबे को उन्होंने उसी वक्त क्यों नहीं तस्लीम कर लिया था? इन्हें असेंबली तहलील करने का ख्याल ऐन इसी वक्त ही क्यों आया जब तीनों अहम अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही थी? ये तस्वुर भी गर्दिश कर रहा है कि गवर्नर महबूबा मुफ्ती के जाल में फंस गए। महबूबा मुफ्ती मुस्ताफी होने के बाद से मुसलसल असेंबली तहलील करने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन गवर्नर ने इसे तस्लीम नहीं किया। महबूबा ने अपना मुतालबा तस्लीम कराने के लिए हुकूमत साजी के दावे का पांसा फेंका और वो कामयाब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अब क्या तस्वीर जम्मू कश्मीर की होगी और असेंबली डिसॉल्व से पहले जो तस्वीर बन रही थी वो जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक तारीखी तस्वीर, सियासी तस्वीर होती जम्मू कश्मीर की। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ आ रहे थे, इन तीनों पार्टियों में इत्तिहाद हो रहा था। वाकई में ये इत्तिहाद एक तारीखी इत्तिहाद होता, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जब असेंबली डिसॉल्व हो गई है, तहलील हो गई है और आज दिन भर हमने देखा कि बयानबाजियों का सिलसिला चलता रहा, हमले और जवाबी हमले होते रहे, ऐसे में अब सवाल ये उठता है और राम माधव ने भी ट्वीट करके कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला का उन्होंने जवाब दिया कि अब जब चुनाव होंगे तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ में चुनाव लड़ना चाहिए। क्या वाकई में अब जब इंतखाबात होंगे, असेंबली इंतखाबात होंगे, क्या वाकई में ये इत्तिहाद उस वक्त भी रहेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्या उस वक्त भी साथ रहेंगी? ये देखना बहुत अहम और बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि इस बीच आज गवर्नर ने जो कदम उठाया था, जिस तरह से असेंबली तहलील की थी आनन फानन में, इस पर भी कई तरह के सवालात और जवाबात का एक तरह से सिलसिला चलता रहा। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि गवर्नर ने एक जो उनके आईनी जो हुकूक होते हैं उनका इस्तेमाल किया है और उन हुकूक के तहत ही उन्होंने सही कदम उठाया है और वक्त पर यह कदम उठाया है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं क्या वो भी इनसे मुत्तफिक हैं? यही तमाम जो इश्यूज हैं और जो इस इशू के तमाम जाविये हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ पुष्प सर्राफ जी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा रविंदर शर्मा जी जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर सैयद तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब से कुछ देर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने तीनों खास मेहमानों का हम बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले ताहिर सैयद, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि पीडीपी जब से जून से हुकूमत बीजेपी और पीडीपी का साथ छूटा था, हुकूमत गिरी थी जम्मू कश्मीर में, पीडीपी जब ही से चाह रही थी कि असेंबली डिसॉल्व हो, असेंबली तहलील हो, और वो सपना पीडीपी का कल गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पूरा कर दिया। क्या पीडीपी इस कदम से खुश है? देखिए, मैं आज दिन को भी आपके एक शो में था, मैंने उस वक्त भी आपसे यही कहा था जी कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो मुतालबात आ रहे थे गवर्नर साहब को पहले, जिस वक्त यहां पे उन्होंने असेंबली को सस्पेंड एनिमेशन में रखा था, कई यहां के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो सियासी तौर पे जो सरगर्मियां चल रही थी उनको मद्देनजर रखते हुए उस वक्त हमने तमाम सियासी कई जमातों ने ये कहा था कि असेंबली को तहलील किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कई दिनों से एक सिलसिला चला था कि रियासत के लोगों को एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जरूरत है और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि पीडीपी रियासत की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी थी 2014 के चुनाव में, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पीडीपी ने जो है कल गवर्नर साहब को एक खत लिखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि हम रियासत में हुकूमत बनाना चाहते हैं और हमारे पास नंबर्स हैं। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नर साहब ने जल्दबाजी का मुजाहिरा किया। पिछले 5 महीनों के दौरान गवर्नर साहब को जो चीजें उन्होंने आज कही थी कि आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं थी, जो उन्होंने आज कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, ये चीजें गवर्नर साहब को पिछले कई महीनों से नजर नहीं आई।
जी। लेकिन जो ही हमने कदम उठाया कि हम सरकार बनाएंगे, गवर्नर साहब ने एकदम से आके जो है असेंबली को तहलील किया और फिर बताया कि उनके ऑफिस का फैक्स नहीं चल रहा था। वो बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नर ऑफिस का फैक्स नहीं चल रहा था। और ये कहा कि गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे तो खाने को भी कुछ नहीं मिला, मुझे तो पानी भी नहीं, पानी देने के लिए भी कोई बंदा शाम को नहीं था। तो क्या यह ऐसा मुमकिन है कि राजभवन में ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर असेंबली को डिसॉल्व करने का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? वो फैक्स फिर एकदम से कैसे ठीक हुआ? वो फैक्स भेजने के लिए फिर कौन लोग वहां पे आ गए? हमने जब महबूबा जी ने ट्वीट करके ये कहा कि मैं गवर्नर साहब को फैक्स करने की कोशिश कर रही हूं और गवर्नर साहब के ऑफिस से जो है फैक्स का जवाब नहीं मिल रहा है हमें, तो उसके एकदम बाद कुछ ही मिनट बाद हमने दूसरे से चैनल से न्यूज मिली कि गवर्नर साहब ने जो है असेंबली तहरीर की है। तो इस तरह से सवाल उठते हैं, मतलब पीडीपी को एक तरह से मायूसी हुई नहीं किया तो फिर क्या इरादा था? इससे गवर्नर साहब के कदम से पीडीपी को एक तरह से मायूसी हुई। हमारे साथ दो पैनलिस्ट और जुड़े हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, पीडीपी जी ताहिर सैयद साहब आते हैं आपके पास, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। दो हमारे साथ गेस्ट और जुड़े हुए हैं। रोहित चहल जो कि लीडर हैं बीजेपी के नोएडा से, हमारे साथ जुड़ गए। इमरान नबी डार साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस डिबेट में। जी ताहिर सैयद साहब, आप बात पूरी कर लीजिए। जी, मैंने वही कहा कि गवर्नर साहब ने फिर जल्दबाजी में आके, जी देखिए आईनी तौर पर गवर्नर साहब के पास कोई जवाब का लिए नहीं था कि वो उस वक्त असेंबली को तहलील करें जब रियासत की सबसे बड़ी सियासी जमात हुकूमत बनाने का दावा करती है। अगर इससे पहले 4 दिन 5 दिन पहले गवर्नर साहब असेंबली को तहलील करते तो शायद कोई जवाब उनके पास था। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब रियासत की सबसे बड़ी सियासी जमात हुकूमत बनाने का दावा पेश करने जा रही है, आप एकदम से जो है असेंबली को जो है वो तहरील कर रहे हो और उससे जो है आपके इरादे जो है वो आपकी नीयत पे जो है वो शक होता है। ठीक है। इमरान नबी डार साहब, पीडीपी का रिएक्शन आपने सुना, लेकिन जिस तरह से जो कदम एनसी ने या कांग्रेस ने उठाया था, क्योंकि आपसे मेरा सवाल है, जो कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया कि भाई पीडीपी, कांग्रेस और एनसी तीनों मिलकर अब हुकूमत बनाना चाह रहे थे, क्या आप लोगों के इस इत्तिहाद ने या जो आप लोग मिलकर आए, क्या इसमें देरी हुई आप लोगों की तरफ से? 5 महीने गुजर गए थे और इतनी देरी के बाद एक तरह से आप लोगों का एहसास हुआ? आप असेंबली को डिसॉल्व करें, क्योंकि ये मौका मिल रहा है कि आधे हॉर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो कि गवर्नर साहब ने खुद एतराफ़ किया। जो उनके ऑफिस से कम्युनिकेशन निकला था जब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, उन्होंने पैरा 2 में ये मेंशन किया है कि उनके पास रिपोर्ट्स आई हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो हम अब गवर्नर साहब से हम यही जो है अब इस्तदा करेंगे जो उन्होंने उस कम्युनिकेशन में लिखा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा था। उनको जो है इन डिटेल्स के साथ पब्लिक में आना चाहिए, ये पता लगना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कि कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात, हम उनको बार बार पिछले 5 महीने से जो है हम गवर्नर साहब को इस्तदा कर रहे थे, गवर्नर साहब आप ये असेंबली को जो है इसको डिसॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इसमें अंदेशे हो रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, जिसकी तस्दीक आज आप खुद ने की। तो अब उम्मीद है कि गवर्नर साहब जो है वो एक अपना जो उन्होंने एलिगेशंस इसमें दिए हैं वो इसको सामने लाए और ये बताए आवाम को कि किसने कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा था। बिल्कुल, और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम बीजेपी ने भी लगाया। इमरान नबी डार साहब, रविंदर शर्मा जी, यही सवाल आपसे भी है। जिस तरह से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी साथ मिलकर आई थी, क्या ये साथ पहले नहीं हो सकता था? रविंदर जी, ये कदम अगर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए आपने उठाया था तो मेरे ख्याल से कदम आप लोग बहुत पहले उठा सकते थे। देखिए, ऐसी बात है कि कांग्रेस तो कभी कीन नहीं थी कि सरकार बनाई जाए, क्योंकि कई मौके 2014 में जब जिसकी तरह वर्डिक्ट आया था तो एक बात कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा महागठबंधन हो सकता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने, पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना मुनासिब समझा और उसके बाद
कोई ऐसी बातचीत जो है औपचारिक जो है वो अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी थी और हर तरह की हॉर्स ट्रेडिंग में तो भारतीय जनता पार्टी थी, उनके पास तो 25 विधायक थे और आज वो 2 विधायक वाली पार्टी को अपना समर्थन देकर के जिन्होंने दावा पेश किया और फिर गवर्नर साहब ने जब एक हफ्ता पहले ये कह दिया कि असेंबली को भी भंग नहीं करेंगे, 6 साल तक भी सस्पेंडेड एनिमेशन में रह सकती है, गवर्नर रूल के बाद राष्ट्रपति रूल रख सकता है, विधायक जो है वो उद्घाटन भी करेंगे, तनख्वाह भी लेंगे, सीडी फंड भी लेंगे और एक पैरेलल किस्म की गवर्नमेंट। हमने कई बार कहा कि ये एक पैरेलल किस्म का सिस्टम पहली बार देखा गया, अनप्रेसिडेंटेड है और आप असेंबली को भंग करिए। तमाम पार्टी जब ये मांग कर रही थी, लेकिन उसके लिए एक मौका दिया गया कि हॉर्स ट्रेडिंग और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार यह दावा किया कि हम नंबर सीख कर रहे हैं, नंबर्स मैनेज कर रहे हैं और नंबर मिलने के बाद सरकार बनेगी। और इसलिए जब गवर्नर साहब ने कहा कि मैं असेंबली भंग नहीं करूंगा और असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगी, चाहे 6 साल के लिए चले, उसके बाद एक विचार आया कि जब इस तरह की कवायद को, जिसको भारतीय जनता पार्टी एनकरेज कर रही थी और कुछ उनके एक दो सहयोगियों से मिलकर जोड़ तोड़ करके पार्टियों को तोड़ करके एक जो है वो गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त एक सुझाव और प्रपोजल के तौर पे ये बात जो है वो सामने आई। अदरवाइज ये कोई रास्ता कन्वीनियंस का नहीं था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ट्रेडिशनली वो एक दूसरे के कंपटीटर हैं और कांग्रेस भी जो है इस सिचुएशन में नहीं थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी हेलमेट थी और अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर के पार्टियों को तोड़ करके एक ऐसी कवायद चल रही थी, इसलिए उसके विकल्प में एक विकल्प जो है वो तैयार करने की कोशिश हुई थी। और उसकी पहल होते ही गवर्नर साहब को ये ख्याल आया कि आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर लीजिए, फैक्स बंद कर लीजिए और फौरी तौर पे पैनिक रिएक्शन में दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि ये असेंबली जो भंग की जाए। अगर उनको संकेत मिल गए थे, मीडिया में ये चीजें आ गई थी और जो क्लेम स्टे करने का लेटर चाहे रास्ते में भी था, क्या गवर्नर साहब की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो जो लार्जेस्ट पार्टी है अगर वो स्टे करती है उनको पूछे उनका जो दावा है उसमें कितना दम है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरशिप से भी पूछे कि आप इसके लिए तैयार हो। जब एक विकल्प उनके सामने नजर आया, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पर गवर्नर साहब इस पर सोच सकते थे, इस पर एक तरह से पहल हो सकती थी। बिल्कुल इस पर एक पहल हो सकती थी। एक सेकंड एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। एक पॉइंट, ये जो सजाद लोन साहब का जो चिट्ठी, उन्होंने जो एक चिट्ठी लिखी थी गवर्नर साहब तक कि मेरे पास 18 हेलो आवाज आ रही है। सजाद लोन साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्हें 18 जो है एमएलएज का सपोर्ट का दावा किया था, उसके उसमें उन्होंने गवर्नर साहब ने क्या सजाद लोन से पूछा कि आपने 18 एमएलएज कहां से लाए? उनके तो अपने पीसी के 2 ही एमएलएज है, वो उन्होंने पहुंच किया, उन्होंने जो है हॉर्स ट्रेडिंग की। ये तो फिर सीधे अयान होता है कि सजाद लोन साहब ये जो है उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं। इसका जवाब इमरान इसका जवाब रोहित चहल से इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक आपने सवाल उठाया। रोहित ने मेंशन भी किया है जी। रोहित चहल ठीक है, बीजेपी ही एक पार्टी ऐसी थी जम्मू कश्मीर में जो एक तरह से सहमत नजर आई, मुत्तफिक नजर आई गवर्नर सत्यपाल मलिक के इस कदम से जो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी का सपोर्ट सज्जाद गनी लोन के साथ था और सज्जाद गनी लोन का यह दावा था कि उनके साथ 18 एमएलए हैं, और जो सवाल इमरान नबी ने उठाया है कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में अब बीजेपी पर भी यह सवाल उठता है ना कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा था? हुरैर जी, अगर मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना, बिल्कुल, और मुझे उम्मीद ये है कि जितना ध्यान से मैंने इन सबको सुना है ये भी मुझे उतना ही समय देंगे और आराम से सुनेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए, पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से पूरा ये कल जो सामने चीज़ें आई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से हुई। 6 महीने से अगर वहाँ पर सरकार नहीं थी तो क्या ये 6 महीने से लोग सो रहे थे? इन्होंने 6 महीने पहले ही जून में क्या कहा एनसी के लोगों ने, पीडीपी ने, कांग्रेस ने, कि हमें तो सरकार बनानी नहीं है, भंग कर दीजिए, विधानसभा भंग कर दीजिए। लेकिन वहां पे हालात क्या थे?
बोल रहे मेरे मित्र सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप ये चाहते हैं कि पूरी डिबेट ऐसे इंटरप्शन में निकलनी है, तो पहले बता दीजिए। आप बोल नहीं पाएंगे, मैं फिर बताता हूं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए ना, आपको समय मिलेगा, आप बताइएगा क्या गलत बोला, आप सुन लीजिए ना। इमरान नबी थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इमरान नबी पता सच सुन लीजिए थोड़ा सा, अभी शुरुआत की रोहित कर लीजिए। इमरान नबी सुन लीजिए, अभी रोहित ने शुरुआत की, फिर आपके पास आते हैं। जी रोहित, आपने सारे प्रश्न किए हैं तो मुझे उत्तर देने दीजिए। देखिए गवर्नर साहब, जो ऑनरेबल गवर्नर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरीके से हालात हैं, वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और बाकी स्टेट से कहीं ना कहीं जो हालात वो वहाँ पर अलग हैं। वहाँ पे पीसफुली सारी चीज़ें हों, और जिस तरीके के वहाँ पर जो घटनाक्रम घट रहा था, एक तरफ से लोन जी अपना पक्ष रख रहे थे, दूसरी तरफ से महबूबा जी अपना पक्ष रख रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि महबूबा जी के जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं पार्टी के, पीडीपी के, मेरा उनसे एक सीधा सा, और एनसी के प्रवक्ता से भी खास से, उन्होंने जो लेटर दिया, उन्होंने जो ट्वीट किया और उन्होंने जो बात कही कि मेरे पास कांग्रेस का बाय द मीडिया रिपोर्ट्स, शी सेड, उसके लेटर में लिखा बाय द मीडिया रिपोर्ट्स, हमारे पास जानकारी है कांग्रेस और एनसी हमें सपोर्ट कर रही है। मैं कांग्रेस के साथी को यहां बैठ के बड़े आराम से सुन रहा था। कांग्रेस के साथी ने अभी तक, मैं तो इनसे स्टैंड पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज है इस पूरे मैटर को लेकर, क्योंकि उनकी सच्चाई जो है वो जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस जो है वो ये बता दे आज यहाँ पर देश के अंदर, इस नेशनल न्यूज चैनल के अंदर, कांग्रेस के प्रवक्ता जो सुबह तक और कल तक ये कह रहे थे कि हम लोगों ने सपोर्ट दिया है। सैफुद्दीन सोज जी ने कहा कि हमने इनको सपोर्ट दे दिया, मीम अफजल जी ने कहा कि हमने सपोर्ट दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद जी आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने तो सपोर्ट ही नहीं दिया है। पहले आप उस सवाल का जवाब दो ना। अरे सुन लीजिए, सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं मैं एक एक करके। अरे आपने 3 लोग, आपका जो गठबंधन है तीनों लोगों का, भैया मंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं हुए, रुक जाइए, तो जाइए, मैं एक करके प्रश्न उत्तर दे रहा हूं। आपने सबने मुझसे प्रश्न किया, उत्तर भी तो लीजिए ना। अपनी कम्युनिकेशन में ये मेंशन किया है कि जितने जो भी जोड़ तोड़ का सपना पूरा नहीं हुआ, आपकी जोड़ तोड़ का सपना पूरा नहीं हुआ, 18 एमएलए जो उन्होंने क्लेम किए, आप उस पे बोलो ना। आप वो बाद में हमसे सवाल, पहले आप अपना जवाब दो, पहले इसका जवाब दो आपका जब हो जाए ना। दूसरी बात, बीजेपी का जो एक पॉलिटिक्स रही है पूरे हिंदुस्तान में, वो लाइज पे मुनस्सिर रही है। आज आपने हम पे ब्लेम किया कि हम एंटी नेशनल हैं, आज हमको बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सपोर्टर है, पाकिस्तान की शह पे रह रहे हैं। आपके बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हमको बोलते हैं राम माधव जी। उसके बाद जब उनको जवाब मिला तो उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया और अपना जो है स्टेटमेंट वापस लिया। तो क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बेवकूफ बनाते हैं आप हिंदुस्तान की आवाम को? आप एक्सेप्ट करिए ना कि आपकी पॉलिसीज, आपका प्रोग्राम कश्मीर के तहत, जेएनके के तहत बिल्कुल फेल हुआ। आपकी जितनी भी कोशिश हुई यहाँ पे इंस्टॉल करने की पपेट गवर्नमेंट, वो फेल हो गई। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि विश्वास रखते हैं, तो खास करके और पीडीपी आप लोग बायकॉट करते हैं सिविल बॉडी इलेक्शंस का, आप लोग पंचायत इलेक्शंस का बायकॉट करते हैं। आज आपको लोकतंत्र याद आ रहा है, आज आपको पंचायत, आज आपको डेमोक्रेसी याद आ रही है। आपने क्यों बायकॉट किया था? आपकी हार सामने आई, आपकी जनता ने आपको नकार दिया, आपको पता आपकी जमीन खिसक रही है वहां से, आपकी पार्टी हार रही है। आपने यहाँ लद्दाख में देखिए, आपके बीजेपी के एमपी रिजाइन कर गए और आपको बोलते हैं, और आपको उन्होंने चैलेंज किया, आपके प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया कि लद्दाख के साथ जितने भी वादे किए गए वो सरासर गलत थे, धोखे थे, झूठ बोला। ये आपके बीजेपी के एमपी बोलते हैं, ये आपके लद्दाख के जो बीजेपी के एमपी है, उन्होंने बोला कि बीजेपी ने लद्दाख के साथ धोखा किया। आपने तो अपने लोगों के साथ धोखा किया, बैलेट के आपने पूरे हिंदुस्तान के साथ धोखा किया। आपने बेड़ा गर्क किया। ठीक है रोहित, अब आप लोग की बात पूरी हो गई। रोहित, बहुत मौका दे दिया आप लोगों को, बात पूरी हो गई। इमरान नबी, बात पूरी हो गई। पुष्प सर्राफ जी आपके पास आना चाहेंगे, रविंदर जी आपके पास भी आएंगे। सर्राफ जी, पुष्प सर्राफ जी को भी मौका नहीं देने वाला हूं। नहीं ठीक है रोहित, अब बात पूरी हो गई, फिर आपको फिर मौका दिया जाएगा। पुष्प सर्राफ जी, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप इन चारों पार्टियों को सुन लीजिए, उसके बाद आपसे सवाल जवाब लिया जाए। सर्राफ जी, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ड्रामे के पीछे है क्या? 2 तस्वीरें निकल कर आती हैं, एक कल असेंबली डिसॉल्व होने से पहले की तस्वीर और असेंबली डिसॉल्व होने के बाद की तस्वीर। क्या कुछ है इस ड्रामे के पीछे? देखिए, कंफ्यूजन ज्यादा इस बात से हो गई कि गवर्नर साहब ने बड़ा हड़बड़ी में काम किया।
उनको चाहिए था कि जब 2 दावे उनके सामने आ गए, पेश हो गए हुकूमत बनाने के लिए, तो उनको जमहूरी निज़ाम को दोबारा वापस लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। बिल्कुल, उनको दोनों दावों को एग्जामिन करना चाहिए था और कोई भी फैसला लेते तो वो लेजिस्लेचर के फ्लोर पे ही लेते, क्योंकि वही एक जमहूरियत का एक तकाजा है कि जो भी फैसला असेंबली के मेजॉरिटी के बारे में हो वो लेजिस्लेचर के फ्लोर पे हो। पर ऐसा लगता है जिस तरीके से उन्होंने काम किया कि उनको लगा कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी हुकूमत बनाने में सफल हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं वो इस शक के दायरे में आते हैं कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने की कोशिश की। अच्छा। उनको लगा कि सजाद लोन साहब बीजेपी और जो 18 लेजिस्लेटर जो सबके सब अननेम्ड थे तब तक और अभी तक भी हैं, वो गिनती में कम पड़ जाएंगे। नंबर गेम में जो है वो पीडीपी की जो सरकार है, जो महबूबा मुफ्ती साहब कह रही थी कि उनको सपोर्ट हासिल है, तो उनको चाहिए था कि दोनों दावों से वो पूरी तरह से अपने आप को वाकिफ कराते कि वास्तविक स्थिति क्या है, सही हालत क्या है, और असेंबली में ही उसका फैसला करते। जब अगर उनको शक हो जाता कि दोनों के पास जो दोनों के दावे जो हैं वो उनका ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। अब जो हालात बनते हैं उससे ये लगता है कि पीडीपी खासकर काफ़ी प्रेशर में थी। मुजफ्फर बेग साहब के इस्तीफे के बाद उनको लगने लगा कि और भी पार्टी के 2-3 विधायक उनके पहले ही छोड़ गए थे, तो और भी छोड़ सकते हैं। दूसरी पार्टियों को भी ये डाउट हो गया कि कम से कम एनसी और कांग्रेस को कि उनका भी जो लेजिस्लेटर्स को शायद हार्स ट्रेडिंग का शिकार हो जाएं या कुछ है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से पहले भी आया राम गया राम इस कंट्री की पॉलिटिक्स में काफ़ी मशहूर हैं, और कश्मीर में 1984 में भी देखा गया है जी। तो वो सब कहीं ना कहीं एकदम इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो उनका कंसिस्टेंट डिमांड है कि असेंबली डिसॉल्व हो, दूसरा कि बीजेपी को हुकूमत नहीं बनाने दी जाए किसी तरीके से, तो उन्होंने एक टैक्टिकल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इकट्ठे होके ये काम किया है, जिसमें गवर्नर खुद शिकार हो गए जी। पूरी इस गेम प्लान को वो शायद समझ नहीं पाए, और जो फैसला उनको करना चाहिए था फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो उन्होंने हड़बड़ी में खुद ही कर दिया, और जो दावे थे वो सारे अपनी अपनी जगह बरकरार रहे, जिनका कि सच्चाई जो है उन्हीं के अपने बयान के मुताबिक कि उनको हार्स ट्रेडिंग का शक था, और कि उनको यह था कि खरीद फरोख्त रोकनी चाहिए, तो वो उसको खुद भी नहीं वो पूरी तरह से एग्जामिन कर पाए। दूसरा ये कि गवर्नर साहब का ये कहना कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ये एक बड़ी हास्यास्पद, बड़ी एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो नोन है, तीनों पार्टियों के हैं, जाहिर और कल भी आ सकते हैं, सही, और पिछले 5 महीने में भी थे जब आपने असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा, तो फिर सस्पेंडेड एनिमेशन में आपने क्यों रखा, जबकि आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस थे बहुत ही ज्यादा थे। सही। तो वो इसीलिए रखा गया कि कहीं ना कहीं ये शक होता है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि उसकी हुकूमत किसी तरीके से बने और सजाद लोन की मदद से वो वैली में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई सियासी निजाम को पटरी पर लाना चाहिए था, और किसी न किसी पार्टी को एक तरह से फ्लोर पर टेस्ट का मौका दिया जाना चाहिए था। हम प्राइम डिबेट में बात यही कर रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के सियासी ड्रामे के पीछे क्या कुछ है। ब्रेक पर जाने से पहले रोहित चहल, हमने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद हम आपके पास ही आएंगे। एक चीज जो पुष्प सर्राफ साहब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी जो गठबंधन बना था एनसी पीडीपी और कांग्रेस का, उससे कहीं ना कहीं बेचैन सी थी, घबरा गई थी बीजेपी। क्या वजह यही है रोहित? बिल्कुल, मैं सराफ साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने जिस कहा, लेकिन उसको थोड़ा सा बदल दीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए जी। बीजेपी नहीं घबराई थी, घबराई ये तीनों पार्टी थी, इसीलिए इनको एक होना पड़ा। पहली बात, घबराई होती तो इनको एक क्यों होना पड़ा, आप ये बड़ा विषय है, क्योंकि जो अभी हाल ही में सिविल बॉडी के इलेक्शंस हुए, जो नगर पालिका के चुनाव और जो पंचायत के चुनाव वहां पे हो रहे हैं, बीजेपी ने जिस तरीके से आउट ऑफ 25 जो वहां पर बॉडीज हैं उसके अंदर, चाहे वो चेयरमैन हमारे या फिर हमारे समर्थक के चेयरमैन बने हैं, जिस तरीके से श्रीनगर का मेयर हमारे सपोर्ट से आज वहां पर बना है, बीजेपी लगातार वहां पर गेन कर रही है, तो इनको चिंता ये हो गई कि इन्होंने जो बाइकआउट किया था वो इनके ऊपर भारी पड़ गया, तो आज इनको दोबारा सरकार बनाने की सोची।
क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कांग्रेस भी सिर्फ कश्मीर तक सीमित है, ये महत्वपूर्ण विषय है, जानने वाला है। अगर ये सरकार बनाते तो कहां का बनाते, क्योंकि जम्मू में तो इन तीनों पार्टी का कुछ है ही नहीं, जो भी विधायक है बीजेपी के हैं। तो महत्वपूर्ण विषय है कश्मीर के अंदर जो बीजेपी की पेनिट्रेशन हुई है, बीजेपी जिस तरीके से मजबूत हुई है, कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी मजबूत हुई है, तो आज इन तीनों पार्टियों को मजबूरन एक होना पड़ रहा है, क्योंकि आज इनके अंदर डर है कि बीजेपी जिस तरीके से लोगों का भरोसा मोदी जी के ऊपर, कश्मीर के लोगों का, और जिस तरीके से जो डेवलपमेंट वहां पर कश्मीर के अंदर हो रही है, उसको लेकर इनको पता है कि इनका जो वोट है वो खिसक रहा है और सच्चाई इनकी जो असलियत है वो जनता के सामने आ रही है। इसीलिए आज जो बाइकआउट करने वाली पार्टीज आज ये सरकार बनाने की बात कर रही हैं, ये तो चाहते ही नहीं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो नीचे तक जाए। मेरा सवाल कांग्रेस के मित्र से, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी आज के 4 नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं, कंफ्यूज है राहुल गांधी की तरह। मीम अफजल जी कुछ कह रहे हैं, सैफुद्दीन सोज जी कुछ कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी कुछ कह रहे हैं, और मेरे जो यहां पर बैठे हैं, जो प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, वो कुछ और कह रहे हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर जानना बहुत जरूरी है। और जो वो मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर वो गठबंधन का जो था, वो सब गठबंधन जो मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर था, ऐसा महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से हम। और आज एक चैलेंज मेरा इन तीनों को है, मैं इस चैलेंज देता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आज क्यों ना ये परेड करा दे, आए राष्ट्रपति भवन के सामने और सारे अपने विधायकों को लेकर आए और लेटर लेकर आए, ये लेटर है, और लाके परेड कराएं, क्योंकि इनके पास सच्चाई नहीं, जो परेड कराने का जो मौका था वो तो दिया नहीं ना भाई गवर्नर साहब ने। रोहित जो जब मौका था मौका दिया नहीं, ठीक है। रविंद्र शर्मा जी सर जवाब कराए ना कर्नाटका में, सर कर्नाटका में क्या करा इन्होंने, कर्नाटका में क्या किया इन्होंने, पर्टिकुलर वेब। अरे सुन लीजिए झारखंड में क्या किया इन्होंने, इट इज बाउंड बाय अ पर्टिकुलर वेब। परेड अगर करनी है वो सजाद लोन साहब को करनी पड़ेगी, अपने 18 एमएलए को लेकर उनको बताना पड़ेगा उनके पास कहा कैसे। अरे आप ये बता दीजिए इमरान जी, आपने सारा ज्ञान दे दिया, आपने जो बाइकआउट किया था इलेक्शंस का, आप आज सुन लीजिए, आज आप बाइकआउट करने वाले, आज आपको जमहूरियत याद आ रही है, बारे में समझ नहीं है, आप मजबूत हो रही है, आप कैसे सुन रहे हो, आपने सुना था, अगर पहली बात सुनी थी आपने, आपके एलाई जो है सजाद लोन साहब, इमरान जी आपकी पड़ेगी, आज जनता को ध्यान में आते हैं कि आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज है विकास को रोकने का काम किया है, विप होती है 15 समझ लीजिए ना, वो निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान में अपने जो है जिस तरीके से दावा किया गया है, ऐसे ही हवा फैलाई है। दो विधायक वाली पार्टी जो है वो दावा पेश करती है और भारतीय जनता पार्टी उसको जस्टिफाई करती है। आप लोगों कश्मीर से बताइए कि उन्होंने दावा किया उसके अंदर सच्चाई सामने आ रही है। आप एक तरफ उनसे पूछिए, आज आपको सरकार बनानी है, जनता से साथ मजाक कर रहे हैं आप लोग, उनको पूछते आप नहीं चाहते कश्मीर क्या बात कर रहे हैं आप? पहले समझ लीजिए डेमोक्रेसी कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, आपको पहले ये बात समझ होनी चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट कैसे चलती है। आप हमसे पूछते हैं, मीडिया की रिपोर्ट से रोहित आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। रोहित चहल जी आपकी बात पूरी हो गई, आपके सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। दूसरे की बात में कंफ्यूजन फैलाना। पुष्पराज साहब एक सेकंड जी एक सेकंड, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक हम इनसे अरे सुन लीजिए ना, बीजेपी रोहित खामोश हो जाए ताकि बात समझ में आए। रोहित खामोश हो जाइए ना। गवर्नर साहब ने जो कम्युनिकेशन लिखी है, जिसमें उन्होंने बर्खास्त किया असेंबली को, इमरान नबी डाल नहीं, मैं चाह रहा हूँ इमरान नबी डाल, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक का जवाब रोहित को मिल जाए। रोहित ने जो सवाल पहले कांग्रेस से किया, कांग्रेस से जवाब ले लें, फिर इमरान आपके पास आते हैं, वरना फिर बात समझ में नहीं आएगी। रविंदर जी 30 सेकंड, रविंदर जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। जी 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 बात करने दे तो बात पूरी करें। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या माननीय राज्यपाल साहब ने क्या ये कोशिश की किसी भी माध्यम से, किसी भी संकेत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है गवर्नर साहब की कि वो सेटिस्फाई करते। अगर दोनों दावे भी पेश हुए जो सराफ साहब ने बात कही बिल्कुल जायज है, फ्लोर टेस्ट होता, लेकिन उससे पहले वो सेटिस्फाई करने के लिए पीडीपी के अध्यक्षा उनसे पूछ सकते थे, और उसके बाद वो एनसीओ कांग्रेस से भी पूछ सकते थे, तब हम उस चीज का जवाब देते। लेकिन जब आप खुलेआम खरीदो फरोख्त और जोड़ तोड़ की राजनीति में थे, 5.5 महीने असेंबली को बंद नहीं किया गया, एक हफ्ता पहले भी
गवर्नर साहब कहते हैं कि असेंबली को 6 साल तक हम सस्पेंड रख सकते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रविंदर जी, बात पूरी हो गई, रविंदर जी बात पूरी हो गई और रोहित को शायद जवाब नहीं मिला। इमरान ने भी डाल वो जायज था। रविंदर जी अब बात पूरी हो गई, मैंने 30 सेकंड दिए थे, 1 मिनट हो गया। इमरान ने भी डाल 40 सेकंड आपके पास भी है, आप भी बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज। नहीं ठीक है रोहित, देखिए रोहित अब इमरान को सुन लीजिए। रोहित इमरान को सुन लीजिए। जी इमरान जी देखिए, मैं बीजेपी से यही पूछना चाहता हूं कि आज अगर गवर्नर साहब ने जो एक कम्युनिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने असेंबली बर्खास्त की, उसमें पैरा 3 पढ़ लीजिए ना, वो सीधे डायरेक्ट करता है सजाद लोन की तरफ कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब उम्मीद रखते हैं कि गवर्नर साहब इस पे आगे जो है और भी इंकशाफ करेंगे। और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, नहीं आप सुन लीजिए ना, ये जो बोल रहे हैं कि बाकी पहले जो है परेड करे, पहले ये परेड अपने जो इनके एलाय है यहाँ पर पीसी, जिनके पास सिर्फ 2 एमएलए हैं, उन्होंने कैसे इतना बड़ा दावा कर दिया हमारे पास 18 एमएलए हैं। पहले वो तो आप बताइए, उनने क्या 18 एमएलए से बात की थी? वो कहीं पर जो है कहीं पे उसका रिकॉर्ड है, आप हमको बताइए ना। और दूसरी बात आप ये जो बोलते हैं, नहीं पहले एक सेकेंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक पार्टी नहीं, अब सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आए हैं। शायद आपको जेएनके की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर सेंट्रिक पार्टी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें जम्मू आता है, जिसमें पीर पंजाल आता है, जिसमें चनाब वैली आती है, जिसमें जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सब रीजन्स को रिप्रेजेंट करती है और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। वो हम आपको बता देंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा। आप लोगों का कहीं पता नजर नहीं आएगा। ठीक है भाई, जो टाइम दिया था टाइम पूरा हो गया। इमरान अब आपकी बात मुकम्मल हो गई, बात कंप्लीट हो गई। रोहित आपकी बात पूरी हो गई। ताहिर जी, रोहित बात पूरी हो गया। पीडीपी को भी मौका दे देते हैं भाई, सबसे बड़ी पार्टी है रियासत की। ताहिर सैयद, गवर्नर साहब ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर इस अलायंस को, इस इत्तेहाद को मौका दिया जाता, एक तो यह मजबूत अलायंस होता नहीं, मजबूत इत्तेहाद होता नहीं, और यह सियासत के साथ एक मजाक हो जाता। देखिए, कोलेशन सरकार जब भी बनती है, मिलीजुली सरकार जब बनती है, वो मुख्तलिफ पार्टियों की बनती है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियों के दरमियान जो है वो नजरियाती हम आहंगी नहीं होती है। तो ये कहना कि ये बड़े मजाक की बात है। और मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब ने जो है ये बात कहकर आज जमहूरियत का मजाक उड़ाया है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो दूसरे पैरा में गवर्नर साहब की कम्युनिकेशन में जो दूसरा पैरा है जी, उसमें उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की है। हम पिछले कई महीनों से ये कह रहे थे कि जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है। हम ये भी कह रहे थे कि एनआईए के जरिए जो है, एनआईए के जरिए डराने और धमकाने की जो धमकियां दी जा रही हैं हमारे एमएलएस को, उसका मकसद सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं से पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस चीज को संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से 5 महीनों के दौरान किसी तरह से वो संजीदगी से नहीं लिया गया। नहीं टूटे। और कल जब सजाद लोन साहब ने जो वो दावा पेश किया था वहां पे, उस दावा में उन्होंने कहा था मेरे पास 18 एमएलए है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा था। देखिए, पीडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास नंबर्स है। आपने वहां किस तरीके से पार्टीज को तोड़ने की कोशिश की। हाल ही में गवर्नर साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमसे जम्मू कश्मीर में गलतियां हुई हैं, और मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि आज दोबारा वही गलती सत्यपाल मलिक साहब ने दोहराई है। आज जमहूरियत का कत्ल हुआ है, सत्यपाल मलिक साहब के लिए चाहिए था कि वो सबसे पहले आप लोगों ने भी वहां की जो पार्टीज थी उन्होंने भी जल्दबाजी नहीं की। 5 महीने हो गए थे ताहिर सैयद,
5 महीने गुजर गए थे और उसके बाद आप लोग सो के जगे कि अब इत्तेहाद किया जाए। बहुत टाइम था आप लोग के पास। ये कहना कि गवर्नर साहब ने गलती की, ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। का वक्त लगा। अरे गवर्नर के ऊपर अपनी देखिए, जब हमने पिछली बार सरकार बनाई 4 महीने का वक्त लगा। सरकार रातों रात नहीं बनती है। को बचाने के किसी ने किसी एक नुक्ते पर सबका इत्तेफाक होना चाहिए, तब जाके सरकार बनती है। 6 महीने से क्या कर रहे थे आप? हमने पिछली बार भी 4 महीने लिए, आज भी कुछ ऐसे लगा बॉडी इलेक्शंस का, पंचायत इलेक्शंस का, और आपने तो रातों रात ऐसे कर दिया। इतना घबरा गए बाइकआउट किया। जवाब दीजिए। पूरी 15 मिनट के अंदर आपने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अब तो घबरा गए। आपके किस चीज का जवाब चाहिए? आप पूछिए, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आप पूछिए किस चीज का जवाब चाहते हैं आप मुझसे? महीने से क्या एक पब्लिक रैली नहीं करी है पीडीपी ने डर के मारे? ये आपकी गलतफहमी है। आप जरा गूगल नाम की चीज आप जानते होंगे तो जरा गूगल में सर्च कीजिए, फिर देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए, जरा गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा। देखिए, दिल्ली में बैठ के बातें करना आसान होता है। हम जानते हैं यहाँ पर जमहूरियत का जो पौधा है वो हमने मजबूत किया है। ताहिर सैयद, बहुत टाइम दिया गया आपको। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड कर रही थी, कैसे बाइकआउट करते हैं? गवर्नर आप नहीं चाहते लोगों का विकास हो कश्मीर के? क्यों उठाना पड़ा? ठीक है रोहित, रविंदर जी आएंगे आपके पास। रविंदर जी आपके पास आएंगे। रोहित आपके पास भी आएंगे। इसलिए जो विकास पुष्प सर्राफ जी देख लिया, कश्मीर, रविंदर जी आपके पास तो कुछ कश्मीर को तबाही के धाने पे लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और ठीक है रविंदर जी आएंगे आपके पास। रविंदर जी आपको मौका देंगे। नेहरू जी ने क्या किया? सारी समस्याओं की जो रोहित सुन लीजिए। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको सर्राफ में पाकिस्तान नजर आता है, ISI नजर आती है। नहीं ठीक है रविंदर जी सुन लीजिए। पुष्प सर्राफ साहब के पास जाना चाहेंगे। सर्राफ जी, आपको क्या लगता है? जी तो कांग्रेस के मित्र हैं। सर्राफ जी, क्या लगता है कि ये जो पूरा ड्रामा हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक अच्छा मौका गवा दिया वैली में एंट्री का? क्योंकि जिस तरह से ये अलायंस हो रहा था, ये इत्तेहाद हो रहा था, और क्या आपको लगता है कि ये इत्तेहाद बहुत मजबूत रहता, बहुत दिनों तक चलता, और इस बहाने से एक एंट्री बीजेपी कर सकती थी वैली में? क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी का अभी भी जो मेन एंट्री पॉइंट है वो सजाद लोन साहब ही हैं जी। उनके थ्रू ही, और सजाद लोन भी इनके बड़े रिलायबल दोस्तों में से रहे हैं। उन्होंने भी इनको छोड़ा नहीं है जी। और वो किसी भी हद तक इनके साथ जाने को तैयार हैं। तो इनका जो एंट्री पॉइंट होगा उन्हीं के थ्रू होगा। अभी ये कहना सही है कि इन्होंने कुछ सीटें जीती हैं, पर इनके कई उम्मीदवार वहाँ रहते नहीं हैं म्यूनिसिपल इलेक्शंस में खासकर। क्या लेंगे आप? मेयर हमारा जुनैद मट्टू भी मैं रोहित साहब से दरखास्त करूंगा। वो सब जानते हैं, जो वैली की पॉलिटिक्स को जानते हैं, कि वो पहले सजाद लोन साहब के साथ थे, फिर उमर साहब के साथ गए, और फिर वहां से वापस वो सजाद लोन साहब के साथ आए, और उनकी मदद से मेयर खड़े हैं, आज जमहूरियत के साथ खड़े और जी। तो और गवर्नर साहब ने भी पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कोई ऐसा ही व्यक्ति मेयर बनेगा। खैर वो एक अलग कहानी है। आज की जो स्थिति है उसको मेरे ख्याल केंद्र सरकार को सोचना चाहिए बड़ी गंभीरता से, और जल्दी से जल्दी राज्य में चुनाव कराने चाहिए। उन चुनावों का ताल्लुक लोकसभा चुनावों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है, और उसमें जो भी है एक डेमोक्रेटिक बफर की तरह एक चुनी हुई सरकार का होना बड़ा जरूरी है, एक जमहूरी निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों के साथ राब्ता रहे। और बीजेपी को भी पूरा हक है कि वो वैली में अपने बेस बनाए, आधार बनाए, पर उनको सोचना चाहिए कि क्यों अभी तक ये संभव नहीं हो पाया। इतने साल वो सत्ता में रहे हैं, पहली बार सत्ता में रहे हैं, क्या बात है कि आज भी वो उनकी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई। बिल्कुल, और जितनी जल्दी चुनाव होंगे उतनी जल्दी जाहिर सी बात है कि वहां की आवाम को भी एक बड़ी राहत मिलेगी। इमरान नबीडार, बीजेपी बार बार इस गठबंधन पर, इस इत्तेहाद पर सवाल उठाती रही और कहती रही, अभी भी बीजेपी यही कह रही कि भाई ये गठबंधन जो हो रहा था, जो होने वाला था,
ये मौका परस्ती थी इन पार्टियों की, मजबूरी थी एक। ये सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए था। बीजेपी जो स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है। देखिए, अफसोस की बात यह है कि इस कंट्री में बीजेपी के या आरएसएस के खिलाफ जो भी उठेगा, जो भी फोर्स उठेगा, उसको अफसोस से कहना पड़ रहा है, उसको एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है। यही अयान आज भी हुआ। अगर जो भी कोई स्पेकुलेशन ही थी, अगर आप स्पेकुलेशन ही माने, एक स्पेकुलेशन थी कि बीजेपी और आरएसएस के जो इनका एक जो जमावड़ा बन रहा था, उसको रोकने के लिए एक डेमोक्रेटिक तरीके में एक निज़ाम बनाया जा रहा था, सोच बन रही थी। अब आप देखिए कि इनकी बौखलाहट ऐसी है कि उसको भी एंटी नेशनल करार दिया गया है। ये हिंदुस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि बीजेपी ने एक अपोजिशन को किस कहां तक पहुंचा दिया। अगर कोई अपोजिशन पार्टी खड़ी होती है, अपोजिशन सोच खड़ी होती है, उसको एज एंटी नेशनल करार दिया जाता है और उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जाते हैं जो कि खुदा बचाए उनसे कि अगर उनमें तो कहीं पैर होता नहीं है, मगर इनके लीडर बार बार जो आतंकवाद के साथ खड़ा होगा वो देशद्रोही है। और जो आतंकवादियों की आवाम ने इनके झूठ समझ लिए हैं। बाइपोल जितने भी हुए हैं अभी तक, जितने बाइपोल पार्लियामेंट्री बाइपोल्स हुए हैं, उसमें तमाम बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स थे इनको शिकस्त मिली। आगे जो पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और मुझे लगता है जो हवा अभी लग रही है बीजेपी का सफाया होने वाला है। हिंदी यहाँ तो खैर कश्मीर में बीजेपी का कभी रोल था नहीं और इंशाल्लाह कभी रोल होगा भी नहीं। इन्होंने जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे जीती है सीटें, सिर्फ कॉर्पोरेशन में 4 सीटें जीती है, 4 सीटों से ज्यादा सीटें जीती नहीं है। और बाकी जगहों पे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे चेयरमैन बने, वहां पर 13 वार्ड से 13 वार्ड में से 4 वार्डों में अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ है। तो अब देखिए जब और अगर था तो चुनाव क्यों नहीं लड़े? एमसी होगी, ठीक है रविंदर जी मैं आपको बता देता हूं। रविंदर शर्मा जी, रोहित अभी जवाब आप दीजिएगा, इमरान का भी जवाब दीजिएगा। रविंदर जी से भी एक हम सवाल ले लेते, यही क्या रविंदर जी जो आप लोगों का अलायंस हो रहा था, जो इत्तेहाद कश्मीर में हो रहा था, नहीं रोहित आ रहा हूं आपके पास, रोहित आ रहा हूं, रविंदर जी से भी जवाब ले लेता हूं इसी सवाल पर, जो सवाल आपने उठाया था कि भाई ये एक घबराहट का, एक बेचैनी का ये अलायंस था। एक जिस तरह से रोहित ने कहा कि भाई कद बढ़ रहा है बीजेपी का वैली में, कश्मीर वादी में, इस वजह से घबराहट की शिकार है ये पार्टियां। रविंदर शर्मा जी, देखिए हम बड़े खुश हो गए कि भारतीय जनता पार्टी का आधार बन जाए कश्मीर वादी में। वो जम्मू में आधार तो बचा लें, कश्मीर में आधार बनाते बनाते वो जम्मू भी खो देंगे और आज जब चुनाव होगा तो मालूम हो जाएगा। लेकिन धन बल से, सत्ता बल से आधार नहीं बनते। जो आग उगलते हैं अपने मुंह से, मैं समझता हूं कि ये आग लगा रहे हैं कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आदत है को वो बदतमीजी पे उतरते हैं कि उनके नेता की बेटा ऐसी है। आज भी जो उन्होंने देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं, बाकी सब एंटी नेशनल हो जाते हैं। ये पीडीपी के साथ गठबंधन करें तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये क्या आईएसआई से दबाव आया था भारतीय जनता पार्टी को, जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री यहाँ कहा कि बाप बेटी की सरकार को रोकने के लिए हमें मैंडेट दीजिए, आपने गठबंधन किया, तब वो देशभक्ति में, देश हित में था। जब आपने गठबंधन वो देश हित में था। जो आप कोई और गठबंधन बने वो देशद्रोही है। वो ये सर्टिफिकेट जो देते हैं, कमाल ये है फिर उसे कश्मीर के हालात 2014 के आज के हालात बताते हैं। कितनी कामयाब नीति रही है, इन्होंने एलियनेशन बढ़ा दी। आज पूरा कांग्रेस हम बार बार इनको कहते रहे ये अपना आधार क्या बनाएंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम का आधार वहां खत्म करने में ये जरूर कामयाब हुए। वही नेशनल कांग्रेस और पीडीपी हो सकती है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संविधान रविंदर जी आपका जवाब हो गया। रोहित अब आप बोल लीजिए। साजिशों का नाकाम करता है कांग्रेस पार्टी भी है। ठीक है रविंदर जी जवाब हो गया आपका। रविंदर शर्मा जी ठीक नहीं लगता और भारतीय जनता पार्टी जो करे वो जायज है, वो देश हित में है। ठीक है रविंदर शर्मा जी, अब आपका जवाब पूरा हो गया, जवाब पूरा हो गया। इमरान ने भी डाल के जवाब दिया, रोहित आप दीजिए और रविंदर शर्मा जी का भी जवाब दीजिए। रोहित अब जवाब दे दीजिए। आपने शेर भी पढ़ा था, वो सारे लोग सुन नहीं पाए हैं। अब शेर से ही आप शुरू कीजिए, शेर फिर से सुना दीजिए रोहित। देखिए मैं शेर दोबारा से पढ़ देता हूं इनके लिए, इन खास करके कांग्रेस के मित्र के लिए। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,
कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, आज कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है, शेर पाकिस्तान से आया होगा है कि करे तो करे क्या, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इन्हें सत्ता में रहने का इतना लालच है कि किसी भी तरीके से बस सत्ता में आ जाइए, इतनी भूख है। और आज ये गठबंधन को सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन जब इन्हें पता लगा कि वहां ना गठबंधन क्या होने जा रहा, कुछ भी नहीं है, ना उनकी स्थिति वहां पर है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर वो हवा में था। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद जी कुछ कहते हैं, सैफुद्दीन सोज जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने गठबंधन सपोर्ट दिया था। तो इन्होंने सपोर्ट किया था ना कांग्रेस पार्टी ने। महीने से क्या कर रहे थे? आपके गवर्नर साहब परसों तक कह रहे थे असेंबली भंग नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होनी चाहिए। अरे चुनाव करा रहे थे, 13 साल से चुनाव नहीं हुए, आपकी एंट्री के लिए आज वहां पे चुनाव हुए, आप ब्लैकमेल हो जाते थे, ब्लैकमेल होने की वजह से चुनाव नहीं हुए। पैनिक बटन दबा कि जब आपको पता लगा कि कोई गठबंधन बनने जा रहा है, अभी संकेत ही मिला था, तो आपने खिड़कियां दरवाजे राजभवन के बंद किए और फटाफट से असेंबली बंद करवा दी। बाइकआउट किया आपने, आपको सत्ता का लालच था कि हमको है। 4 साल में इतने मौके आए, हमने कभी सत्ता के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारे पास बल नहीं था, हमने सत्ता के लिए नहीं कहा। लेकिन आज आपको एक घंटे के अंदर गवर्नर हाउस के दरवाजे के खिड़कियां बंद करके, फैक्स बंद करके असेंबली बंद करनी पड़ी। आपके लिए तो इसलिए जो आज हमारे सैनिक जो दावा हमने किया करवाया, उससे एक मकसद तो हल हुआ है। आप क्या कहते हैं? आज एक मकसद तो हल हुआ, नहीं तो आप तो लगे थे जो है वो आतंकवादियों को, आप तो पार्टियां तोड़ करके पीडीपी तोड़ करके सत्ता में बैकडोर से आना चाहते थे, जो हमने नहीं होने दिया, इसलिए आपको तकलीफ है। को दे देना चाहिए। अरे आपकी असलियत क्या है वो जनता ने देखी है। जो कोशिश की थी वो गवर्नर साहब के माध्यम से, उसमें आप हल नहीं हो सके। इसलिए आपका धन्यवाद, ठीक है सर्राफ साहब, आपके कोई भी पुष्प सर्राफ जी, ठीक है, चल बहुत टाइम आपको दे दिया। रोहित चहल, नहीं ठीक है, रविंदर की बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। रोहित चहल आपकी बात पूरी हो गई, सारी पार्टियों को बात पूरी हो गई। सर्राफ, पुष्प सर्राफ जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पार्टियों की अगर हम बात करें, हित में सब कुछ करते रहेंगे। रविंदर जी बात पूरी हो गई है। सर्राफ साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां थी और उनसे उनके लीडर एक तरह से टूट रहे थे, खासतौर से अगर हम पीडीपी की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, इमरान रजा एक तरह से नाराज थे या अल्ताफ बुखारी साहब नाराज थे, जिस तरह से अब इन पार्टियों में एक बेचैनी थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने जो कदम उठाया असेंबली डिसॉल्व करके, तमाम पार्टियां अंदर से एक तरह से खुश होंगी, मुतमईन होंगी, हालांकि वो जाहिर नहीं कर रही हैं। जी, मैंने इसीलिए पहले गुजारिश की कि जे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक स्ट्राइक थी जो उन्होंने, जिसके दो ही उनका था कि एक बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जाए, दूसरा कि असेंबली भी डिसॉल्व हो जाए ताकि चुनाव जल्दी से जल्दी हो। उनकी दोनों ये डिमांड्स रही हैं काफी देर से। उनका ये रहा है कि इस तरह से रास्ता बन जाएगा चुनाव के लिए भी। तो बेचैनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा है, पहले भी देखा है, और 1953, 1984 ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। ये कहीं भी राज्य में आप देखेंगे, किसी भी राज्य में, हरियाणा से तो शुरू ही हुआ था, तो हर देश के हिस्से में ये संभव हो जाता है। तो बेचैनी भी एक कारण रहा होगा, पर जिस तरीके से सब कुछ हुआ है उसमें गवर्नर साहब अगर सब्र का इस्तेमाल करते तो एक अच्छे तरीके से सारा पानी का पानी। और 30 सेकंड में पुष्प जी ये भी बता दीजिए कि अगर अब चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव तो होने ही है, तस्वीर क्या कुछ आपके सामने नजर आती है, आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है? जी, मुझे लगता है कि इसमें जो ये फिर से एक हंग असेंबली ही होने का संभावना है। पॉसिबिलिटी यही बनती है कि एक हंग असेंबली होगा। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जोर थोड़ा सा बड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा का जम्मू में ही आधार है, अभी लद्दाख में इनका आधार काफी कमजोर हो गया है, और वैली में अभी तक इनकी अपनी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर सजाद लोन इनके साथ रहते हैं तो ये इनका झंडा वहां चलता रहेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अब वो चुनाव होते हैं तो तस्वीर क्या कुछ होगी, लेकिन ये जरूरी है कि जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाए ताकि यहां की आवाम को बड़ी राहत
नसीब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित चहल आपका भी शुक्रिया, वक्त नहीं बचा है। पुष्प सर्राफ जी, इमरान नबी डार जी, ताहिर सैयद जी और रविंदर शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।